तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा यहाँ पे शुरू हो चुका है और पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक बातें, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अब लास्ट लेक्चर के ऊपर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से पढ़ो, सॉल्व करो। बताना है इन पेयर्स में से किसका एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताते जाओ, 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग जल्दी से बताते जाओ। आप अच्छे से जानते हो, हमने आपसे कहा था कि एड्सॉर्प्शन की जहाँ तक बात है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करने को कहा था और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वैन डर वाल अट्रैक्शन कहा था, जो कि साइज, मॉलिक्यूलर मास या सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ बात पिछले लेक्चर में आपको बताई गई थी। अब एक कितनी याद है नहीं, फटाफट। पहले का जवाब क्या रहेगा, NH3PH3। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ हाइड्रोजन फोन से कनेक्ट होता है, यानी हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इसका एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सेकेंड, यहाँ पर कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल देखें, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसको देखें। इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ऑब्वियस है इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे और यहाँ पे एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा। HF और HCl, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड, फटाफट जल्दी से जवाब है HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा। CO2 SO2, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल देखा जाएगा और वैन डर वाल जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा यानी SO2। तो हमारा ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इस तरह से होता है। नाउ अगला क्वेश्चन बताना, व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा S फॉर एड्सॉर्प्शन। साइन ऑफ डेल्टा S फॉर एड्सॉर्प्शन, ये क्वेश्चन आया। डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा S नेगेटिव और डेल्टा S 0 ये कहा गया। डेल्टा S में रिमाइंड करा दूँ आपको, डेल्टा S का मतलब एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का मतलब रैंडमनेस। जहाँ रैंडमनेस बढ़ती है एंट्रोपी बढ़ती है, डेल्टा S पॉजिटिव होता है। जहाँ रैंडमनेस घटती है एंट्रोपी घटती है, डेल्टा S नेगेटिव होता है और जहाँ एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं वहाँ डेल्टा S 0 होता है। एड्सॉर्प्शन के दौरान डेल्टा S पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 क्या रहेगा। कॉमन सी बात देखो, सिंपल सा एग्जांपल, क्लास में बेंचेस हैं, आप एड्सॉर्ब होने जा रहे हैं, आप इधर से उधर घूम रहे हैं, आप बेंचेस पे नहीं बैठे हैं। अगर आप इधर से उधर घूम रहे हैं तो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप बेंचेस पे सेटल डाउन हो गए, बेंचेस पे बैठ गए तो रैंडमनेस डिक्रीज़ हो जाती है और रैंडमनेस डिक्रीज़ होने का मतलब डेल्टा S नेगेटिव। तो हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन के दौरान क्योंकि पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, उनका मोशन स्टॉप हो जाता है, उनकी एंट्रोपी हमेशा घटती है, डिक्रीज़ होती है। अगर आप एड्सॉर्ब सब्सटेंस को हीट करेंगे, आप सभी बेंचेस पे बैठे हैं और सबके बेंच के नीचे हमने पटाखे लगा दिए, सारे उठ के भाग जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। उस केस में क्या होगा, डेल्टा S पॉजिटिव। यानी डिसॉर्प्शन के दौरान डेल्टा S पॉजिटिव और एड्सॉर्प्शन के दौरान डेल्टा S नेगेटिव। ये पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मीनिंग क्या होता है। अब देखो इसका मीनिंग समझ लो। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का मतलब है टू इंक्रीज एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ एन एड्सॉर्बेंट। किसी भी एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देना, किसी भी सब्सटेंस की एड्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देना, इसे एक्टिवेशन ऑफ
एड्सॉर्बेंट के नाम से पहचाना जाता है। अब देखो एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट कैसे किया जाता है। पहला मेथड है बाय मेकिंग सरफेस रफ, बाय मेकिंग सरफेस रफ। अब एक चीज देखो, एक चीज देखना, आपके पास प्लेन फर्श है, बिल्कुल स्मूथ फर्श है, आप उस पर पानी डालते हो, वो वहाँ नहीं रुकेगा, वो फ्लो कर जाएगा, एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस सरफेस को रफ बना देते हो, रफ बना देते हो, उस पर गड्ढे कर देते हो, तो पानी वहीं रुका रहेगा। कभी व्हीकल के टायर में पंचर लगाने वाले को देखा हो, वो जब ट्यूब में पंचर लगाता है तो ट्यूब में पंचर लगाने से पहले उसको अच्छे से रगड़ता है, उसके सरफेस को रफ बनाता है, ताकि जो ग्लू वो उस पर लगा रहा है वो अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाए और पंचर वहाँ पर अच्छे से लगा जाए। ऐसे ही घरों में जब दीवारों पे पेंट किया जाता है तो पुराने पेंट को रिगमार्क से अच्छे से साफ करते हैं और वहाँ पर उस स्मूथ सरफेस को रफ बनाया जाता है ताकि नया पेंट वहाँ पर अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाए। सो बाय मेकिंग सरफेस रफ हम एड्सॉर्बिंग पावर बढ़ा सकते हैं। और कभी देखा है ना आपने, जब आपके एनुअल टेस्ट या आपके टर्मिनल टेस्ट होते हैं, पीटीएम होती है, पीटीएम में आपकी सारी सच्चाइयाँ निकल के बाहर आ जाती हैं, घर जाते हैं, पापा बहुत प्यार करते हैं, सर और फेस को रफ बना देते हैं, सर को रफ बनाया, फेस को रफ बनाया। जब सरफेस रफ हो जाता है तो आपके अंदर पढ़ने की तमन्ना जाग उठती है, कम से कम एक हफ्ते तक तो वो पढ़ने की तमन्ना जागती ही है। फिर सरफेस रफ करवा लो, फिर एक हफ्ते के लिए और हो जाएगा। यानी किसी भी केस में अगर आप सरफेस को रफ बना देते हैं तो सब्सटेंस को एड्सॉर्ब करने की क्षमता, उसकी पावर वहाँ पे बढ़ जाती है। दूसरा है बाय डिवाइडिंग द एड्सॉर्बेंट into small pieces, into small pieces। अब ये मैंने आपको कल भी कहा था भाई, एक एड्सॉर्बेंट है जो एक ब्लॉक है और एक बार आप इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, एड्सॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस पे होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने सरफेस है। लेकिन जब आप इसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं तो नए नए सरफेसेस बनते हैं। जितने ज़्यादा सरफेस होंगे उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था, कहीं पानी गिरा हुआ है, चौक का पीस डालो, चौक डाल दो पूरा, और एक बार चौक को पाउडर करके पानी के ऊपर डालो। अगर चौक को पाउडर करके पानी के ऊपर डालोगे तो एड्सॉर्प्शन बहुत जल्दी होगा। घरों में सब्जी बनती है, आप घिया बना रहे हैं, पूरा का पूरा घिया आपने डाल दिया, तो आप देखेंगे वहाँ पर फ्लेवर एड्सॉर्ब नहीं होगा इतने अच्छे से। अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डालेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, फ्लेवर का एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा। तो ये कहा जाता है कि अगर आपने एड्सॉर्बेंट को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से काट लिया तो आप वहाँ पे उसको अच्छे से एड्सॉर्ब करवा सकते हैं, एड्सॉर्बिंग पावर बढ़ा सकते हैं। तीसरा है बाय रिमूविंग ऑलरेडी एड्सॉर्ब सब्सटेंस, बाय रिमूविंग ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। अब मैं यहाँ पर कुछ एड्सॉर्ब करवाना चाहता हूँ, जहाँ ये लिखा हुआ है कुछ एड्सॉर्ब करवाना चाहता हूँ, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ मैं एड्सॉर्ब नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कुछ एड्सॉर्ब हुआ पड़ा है, यहाँ पहले से ही कोई चीज़ एड्सॉर्ब हो चुकी है। मैं इसके ऊपर किसी और चीज़ को एड्सॉर्ब नहीं करवा सकता, क्योंकि पहले से ही कोई चीज़ एड्सॉर्ब है। तो अगर मुझे एड्सॉर्प्शन करना है तो पहले वाली चीज़ को हटाना होगा। जैसे ये आपके पास कुछ सब्सटेंस है और यहाँ पर कोई चीज़ पहले से ही एड्सॉर्ब हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर किसी नए सब्सटेंस को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो तो आप एड्सॉर्ब नहीं करवा सकते, क्योंकि ये पहले से ही ऑक्यूपाइड है। आपको इसको
हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने से क्या होगा, जो यहाँ पहले से एड्जॉर्ब है उसका डिसॉर्प्शन होगा, वो यहाँ से हटेगा। जब ये यहाँ से हटेगा तो जगह बनेगी, और जब जगह बनेगी तो जो नया सब्सटेंस है वो यहाँ आके एड्जॉर्ब हो जाएगा, वो एड्जॉर्ब हो पाएगा। आपकी डेली लाइफ में भी होता है, कई बार आप किसी बात से प्री ऑक्यूपाइड होते हैं और नई बात को समझने में आप मुश्किल मानते हैं, आप नई बात को नहीं समझते हैं। जैसे आपको कई बार कहा जाए भाई, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ के पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं। अब जो ऑनलाइन स्टडीज़ के विपक्ष में है उसके दिमाग में एक बात बैठ ही जाएगी कि जी नहीं, इससे आंखें खराब हो जाएंगी, ये है वो है, कई तरह की बातें लेगा। यानी जब तक उसके दिमाग में एक नेगेटिव बात बैठी हुई है उसको दूसरी बात समझ में आ ही नहीं सकती। पहले उसके दिमाग से उस प्री ऑक्यूपाइड बात को निकालना होगा ताकि उसके दिमाग में इतना स्पेस बने कि वो इसके फ़ायदे समझ सके कि ऑनलाइन स्टडीज़ का फ़ायदा क्या है। स्टडीज़ anywhere, any time, any number of time, at any place, कभी भी, कहीं भी, कितनी भी बार आप उसी क्लास को दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहाँ पर एक बार आपने पढ़ लिया। अगर आप उस दौरान अपने दोस्तों के साथ किसी भारत चाइना के मुद्दे पे अगर आप बात कर रहे हैं तो क्लास में जो पढ़ाया गया वो तो मिस हो ही गया आपका, वो दोबारा मौका नहीं मिलता। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर एक बार कुछ मिस हो भी गया, आप किसी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल मुद्दे पे बिज़ी थे, तो कोई बात नहीं, आप बाद में फिर से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, वो पढ़ाई दोबारा से भी हो सकती है। तो जब तक पहले से एब्जॉर्ब्ड चीज़ को बाहर नहीं निकाला जाएगा, नई चीज़ के लिए रास्ता नहीं बनता। तो हमें एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का मीनिंग यहाँ पर अच्छे से मालूम पड़ जाए। किसी भी एड्जॉर्बेंट की एड्जॉर्बिंग पावर को बढ़ाना, या तो सरफेस को रफ करें या उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड करें या पहले से एड्जॉर्ब सब्सटेंस को वहाँ से हटाएं। क्वेश्चन आया, व्हाई जियोलाइट्स आर हीटेड बिफोर यूज। अब देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, व्हाई जियोलाइट्स आर हीटेड बिफोर यूज। बच्चा सन्नाटे में झन्नाटा, यानी गायब। भाई क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जियोलाइट क्या है एंड व्हाई इट इज हीटेड बिफोर यूज। पहली बात तो जियोलाइट का मुकदमा सॉल्व नहीं होगा कि जियोलाइट क्या चीज़ है। जियोलाइट एक अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है, अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है, और इस एड्जॉर्बेंट को इस्तेमाल करने से पहले हीट किया जाता है। क्यों हीट किया जाता है? जवाब ये रहा, फॉर रिमूविंग ऑलरेडी एड्जॉर्ब सब्सटेंस। कोई भी एड्जॉर्बेंट अगर आपने कहीं रखा हुआ है तो एटमॉस्फेयर से कुछ गैसेस, कुछ सब्सटेंसेस उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से जब आप अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलते। आप चाहते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले तो आपको बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा, उस पर जो चीज़ एड्जॉर्ब है उस चीज़ को हटाना होगा। तो हमारा जवाब होगा फॉर रिमूविंग ऑलरेडी एड्जॉर्ब सब्सटेंस। जो सब्सटेंस पहले से एड्जॉर्ब हो चुका है उसको हटाने के लिए, दैट इज फॉर एक्टिवेशन फॉर एड्जॉर्बेंट। ये हमारा जवाब यहाँ पर बनेगा। इस तरह से टॉपिक बेशक से छोटा था लेकिन कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनने को तैयार थे। आप एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से खुद को तैयार करते जाओ। वर्कशीट भी आपके व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी ताकि जो क्वेश्चन इस लेक्चर तक हो चुके हैं उन्हें वर्कशीट में और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। नाउ अब आगे है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कई तरह का होता है, कई टाइप का होता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन
सबसे पहले हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल। मैं डिफरेंसेस बताऊंगा, समझाऊंगा, आप लाइन लगा के ऐसे इनके डिफरेंसेस को लिखते भी जाना और समझते भी जाना। कम से कम 4 डिफरेंसेस जो मैं हमेशा से कहता हूं आपको यहाँ पर याद करने हैं। सबसे पहले इनकी छुपी हुई बात जो कॉम्पिटिटिव में आपको परेशान करती है कि इनके कुछ नाम और भी हैं। जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम फिजिकोसॉर्प्शन के नाम से भी पहचानते हैं, फिजिकोसॉर्प्शन। और इसी चीज को वंडर वॉल एड्जॉर्प्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। वंडर वॉल एड्जॉर्प्शन भी इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन नाम से ही आए, ये फिजिकोसॉर्प्शन और वंडर वॉल एड्जॉर्प्शन के नाम से भी आ सकता है। ऐसे ही केमिकल एड्जॉर्प्शन के भी नाम हैं। इसे केमिसॉर्प्शन के नाम से भी पहचानते हैं, केमिसॉर्प्शन भी इसको कहा जाता है। केमिसॉर्प्शन के अलावा इसको हम लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, इसे लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन के नाम से भी हम पहचानते हैं, लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। एक और नाम है इसका जो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन के नाम से भी इसको पहचाना जाता है। ये टॉपिक आपके लिए मुश्किल क्रिएट तभी तो करते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा नाम हैं इनके, और एक से ज़्यादा नाम है आपकी टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ एक ही नाम होता है। एग्जामिनर सभी नाम जानते हैं, अलग अलग नाम से दे देते हैं। कहेंगे वंडर वॉल एड्जॉर्प्शन और लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताओ, कहेंगे केमिसॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताओ, तो पहले ये नाम अच्छे से जान लो। अब सपोज ये आपके पास एक एड्जॉर्बेंट है और यहाँ भी एक एड्जॉर्बेंट है। हमने दोनों ही केसेस में एड्जॉर्बेंट को कंसिडर किया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों ही केस में एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्बेट आएंगे और जब एड्जॉर्बेट आएंगे तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन शुरू होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। अब ध्यान रखो, अगर एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ट्रू केमिकल बॉन्ड। पहला पॉइंट, रिजल्ट इन ट्रू केमिकल बॉन्ड, ट्रू केमिकल बॉन्ड। तो इस तरह की एड्जॉर्प्शन को केमिकल एड्जॉर्प्शन कहा जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बने, आयनिक बने, कैसा भी बने, इसे हम केमिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में इनमें सिंपल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस को डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है और ये हमारे यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाए जाते हैं, यानी जो हर चीज़ के बीच में। अब जैसे मैं इस मोबाइल और इस पेन को यहाँ रखता हूँ तो अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे वंडरवॉल फोर्स कहेंगे। इस मोबाइल को मैं मेज पे रख देता हूँ तो यहाँ भी एक अट्रैक्शन है, इसे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। आप अपने बेंच पे बैठे हैं, यहाँ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो आप बेंच पे बैठे हैं, वरना बेंच पे क्यों बैठे रहेंगे। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी वंडरवॉल फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के नाम से पहचानेंगे। तो अगर पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं है, ट्रू केमिकल बॉन्ड वो है, ये तो एक सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई गैस जा रही थी, एड्जॉर्बेंट था, आके बैठ गई, थोड़ी देर के लिए समय पास कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि रिजल्ट इन वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। यहां पर वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए इसको वंडरवॉल एड्जॉर्प्शन के नाम से पहचानते हैं। अच्छा, अब एक चीज देखो कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं, हीट बाहर निकलती है।
जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे उतनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, जितने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उतनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी। यहां पर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो बाहर निकलने वाली हीट होती है वो थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। लेकिन वहां स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं और इस वजह से वहां एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, यानी जो हीट बाहर निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकंड पॉइंट, इट रिजल्ट इन लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी यहाँ पर बहुत कम हीट बाहर निकलेगी, क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोई रीज़न पूछता है ना कि कम क्यों बाहर निकलती है, आपके पास सीधा सा जवाब है, ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ रिजल्ट इन हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, और हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है। हमारा अगला पॉइंट देखो क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल बॉन्ड हर एक के बीच में नहीं बनते, किसी किसी के बीच में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट हर एक के साथ बॉन्ड बना ले। जैसे आप खुद लोग हैं, आपकी दोस्ती हर एक के साथ नहीं होती, जान पहचान दुनिया के साथ हो सकती है, लेकिन दोस्ती किसी सिलेक्टेड बंदे के साथ ही होती है। दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन हर एक के साथ आपकी दोस्ती नहीं होती। उसी तरह से ये जो ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ये हर एक के साथ नहीं बनते। जिनकी एनर्जी मैच करती है, जिनका ओरिएंटेशन मैच करता है, जिनकी वैलेंसी मैच करती है, ऑर्बिटल मैच करते हैं, उनके साथ। तो आई कैन से इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये हाईली स्पेसिफिक हैं क्योंकि ट्रू केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिक होते हैं, हर एक के बीच में नहीं बनते। आप ये सोचो कि मैं एक एलिमेंट ये उठाऊं, एक उठाऊं, कंबाइन कर दूं, बॉन्ड बन गया, नहीं बनेगा। वो तो एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनेगा, ऐसे नहीं कि किसी के बीच भी बना दो। लेकिन ये क्या थे वंडरवॉल फोर्सेस, जो किसी के बीच है, कहीं भी है। आप जा रहे हो, कहीं बैठ जाओ, सड़क के किनारे बैठ जाओ, बेंच पे बैठ जाओ, पेड़ पे बैठ जाओ, झाड़ पे बैठ जाओ, तार पे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कोई रोकता थोड़ी है। तो जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ये तो किसी के बीच में भी हो सकते हैं। दे आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नहीं होते, किसी के बीच भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना, आपके नोट्स में भी ये डिफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं उसी को याद रख लेना। अब कंपाउंड कब बनता है? कंपाउंड तब बनता है जब ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं। कंपाउंड कब बनता है? दो एटम के बीच में बॉन्ड बना तो कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल बना। यहां पे ट्रू केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, यहां नहीं बन रहे। जहां पे ट्रू केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड टेक्स प्लेस क्योंकि ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं। नो सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन, यहां पर सरफेस कंपाउंड नहीं बनते क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस तो किसी के बीच भी हो सकते हैं, यहां सरफेस कंपाउंड नहीं बनते। 4 पॉइंट, चारों के चार इंपॉर्टेंट। अब एक पॉइंट मैं सिर्फ लिखवा देता हूं, फिर उसको समझाऊंगा। अभी आप सिर्फ लिखो, इट डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये टेम्परेचर बढ़ाओगे ये लगातार डिक्रीज होगा। इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आता है, अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ लगातार घटता है, और वो टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले बढ़ता है और फिर घटता है। आखिर क्यों होता है? इस बात को समझाने के लिए मुझे एक नया टॉपिक समझाना पड़ेगा जिसे एड्सॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। एड्सॉर्प्शन आइसोबार, उसके बाद मैं इस पॉइंट को समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले हेडिंग डाल दो, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। अब एड्सॉर्प्शन आइसोबार क्या है लिखो,
it is the graph which shows the effect of temperature on amount of gas absorbed at constant pressure। देखो, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं वो तो आपको पूरी की पूरी एज इट इज लिखनी ही है। एक ऐसा ग्राफ जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पे टेम्परेचर के इफेक्ट को बताएगा। कांस्टेंट प्रेशर, आईसो का मतलब कांस्टेंट, बार स्टैंड्स फॉर प्रेशर, यानी प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। अब देखो, जैसे मैं यहां पर ये ग्राफ लेता हूं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन यहां x/m और यहां टेम्परेचर। x है क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट और m है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट और t है टेम्परेचर। अब ये पाया गया कि वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जब आप इसे हीट करते हैं तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं और ये यहां से अलग चला जाता है। यानी इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। यानी एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर जब बहुत बढ़ा दोगे तो एड्सॉर्प्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ये यहाँ पर हो रहा है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखो क्या होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में देखो, नाउ ध्यान से समझ देना, आसान सी चीज है बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। केमिकल एड्सॉर्प्शन, नाउ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द केमिकल एड्सॉर्प्शन? दिस इज x/m एंड दिस इज टेम्परेचर। केमिकल एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में ट्रू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, ट्रू केमिकल बॉन्ड। याद है केमिकल काइनेटिक्स में थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, जहां मैंने ये कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एनर्जी बैरियर होता है। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। शुरुआत में केमिकल बॉन्ड नहीं बन पाते क्योंकि केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। शुरुआत में केमिकल बॉन्ड नहीं बन पाते, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप एनर्जी सप्लाई करते हैं और एनर्जी सप्लाई करने की वजह से बॉन्ड बनना शुरू होते हैं। यानी केमिकल एड्सॉर्प्शन में इनिशियली सप्लाइड एनर्जी विल एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी, बॉन्ड बनेंगे, एड्सॉर्प्शन बनेगा। और फिर टेम्परेचर आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जो बॉन्ड बने हैं वो बॉन्ड टूट जाएंगे, वहां से टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एड्सॉर्प्शन घटेगा। जैसे देखो, सपोज कोई लोहे का बेंच है, बेंच बहुत ठंडा है, आप उस बेंच पे नहीं बैठ पाओगे, बेंच बहुत ठंडा है। किसी ने कहा कि चलो बेंच को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। अब बेंच थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, आप बैठ जाओगे, एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन फिर कोई आपकी फिरकी लेने पे आ गया, उसने कहा कि और ज़्यादा गर्म कर देते हैं, और ज़्यादा गर्म कर देते हैं। जब उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो बेंच इतना गर्म हो जाएगा कि आप नहीं बैठ पाओगे, आप तुरंत वहाँ से भाग जाओगे, एड्सॉर्प्शन घट जाएगा। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में इनिशियली सप्लाइड एनर्जी एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एंड देन excess of energy result in increase in kinetic energy of the particle and hence absorption decreases। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया था
ये टेम्परेचर के साथ घटता है, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ये हमारे पास आ चुका है। और इसी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई केमिकल एड्सॉर्प्शन, वाई केमिकल एड्सॉर्प्शन first increases and then decreases with temperature। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये इंक्रीज डिक्रीज होता है। क्यों होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज, इसको आप साथ साथ लिख लेना बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं साथ साथ लिखवाता ही हूँ। विद राइज इन टेम्परेचर initially supplied energy act as, supplied energy act as activation energy, activation energy, and then excess amount of energy, excess amount of energy result in splitting of bond, splitting of bond। तो इस तरह से बच्चों ये मैंने आपको फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में बताया। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन में किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, तभी ये बात बननी थी, तभी ये चीज़ होनी थी। फटाफट से एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि आखिर ये क्या होता है। अब देखो क्या है, अब आपके पास लेट एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में यहां पर एक एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेंट है, इधर सॉल्यूशन है और उसके साथ में एक एड्सॉर्बेंट है। ये दो अलग अलग केस ले लिए। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा, ये एड्सॉर्बेंट है, ये सॉल्यूट है। दूसरा सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, जहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है। सो दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, रिमेंबर ये डाइल्यूट है। अब अगर ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो बाय चांस इसमें ऐसा हुआ कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में से यहाँ एड्सॉर्ब हो गए। ये जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, ये सॉल्यूट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट पे आके एड्सॉर्ब हो गए, यहाँ पर एड्सॉर्ब हो गए। अगर किसी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट पे आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं तो उसे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल कम थे तो सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो गया, सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो गया तो सॉल्वेंट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा और मैं ये कहूँगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल एड्सॉर्बेंट ने, जैसे स्पॉन्ज पानी को एड्सॉर्ब कर लेता है ना, कहीं मिट्टी और पानी दोनों हैं, स्पॉन्ज डाल दो, स्पॉन्ज पानी को एड्सॉर्ब कर लेगा। तो अगर सॉल्वेंट को एड्सॉर्ब करता है तो उसे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। तो मोटे मोटे शब्दों में कहूं, इफ सॉल्यूट इज एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट देन इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और स्पॉन्ज की तरह when solvent is adsorbed on the adsorbent then it is called as negative adsorption। ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होगा।
अब इनकी डेफिनेशन जो नोट्स में है मैं बोल देता हूं, आप बेशक से नोट्स में मार्क कर लेना, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लेना। इन दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट यानी सॉल्यूट, concentration of adsorbate is more on adsorbent than in the bulk of the solution। यानी adsorbate यानी solute adsorbent पे ज़्यादा है, solution में नहीं है। The concentration of adsorbate is more on the surface of adsorbent than in the bulk of solution, and their concentration of solute is less on the adsorbent but more in the bulk of the solution। So we can say the concentration of adsorbate is less on the adsorbent but it is higher in bulk of the solution। इसे नेगेटिव एड्सॉर्प्शन के नाम से पहचानते हैं। क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, विच टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस in concentrated KCl solution A part and dilute KCl solution। ये एग्जाम में आता है। कंसंट्रेटेड KCl में कौन सा होगा और डाइल्यूट में कौन सा होगा, ये नहीं पूछते कि पॉजिटिव नेगेटिव फिजिकल केमिकल क्या, बस पूछ दिया, क्वेश्चन ये है। अब आपको समझना है, अगर कंसंट्रेटेड दिया गया है तो इट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, डाइल्यूट है तो ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, इसे माना जाएगा, इसे कंसिडर किया जाएगा। इस तरह से आज के टॉपिक में इतना ही, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट कॉन्टिन्यूटी में है, उसे अगली क्लास में समझेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, नोट्स में मार्क करते जाओ, आपके नोट्स में बीच बीच में एक्सरसाइज दी गई है उसे भी सॉल्व करते जाओ, और ये चैप्टर आपके लिए रहेगा बहुत आसान। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट।